वीडियो में हम बात करेंगे सजीवों के महत्वपूर्ण लक्षणों को लेकर। तो अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही आपको वीडियो जो है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हेडिंग बना लेंगे सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण। तो दोस्तों ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो सजीवों के अंदर होते हैं। तो बेसिकली आप जानते भी होंगे कि इनमें ग्रोथ होती है, यानी कि वृद्धि होती है। और वृद्धि किस तरह से होती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जैसे आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में एक पेन है और ये पेन एक निर्जीव पदार्थ है ना। तो अगर ये पदार्थ जो है निर्जीव हो तो ऐसा हम इसको कह सकते हैं कि इसके अंदर किसी तरह की कोई ग्रोथ नहीं होगी। दरअसल जो सजीव होते हैं वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और ये जो कोशिकाएं होती है किसी भी पार्ट को चलाने के लिए कोई छोटी कोशिका या एक कोशिका थी। दोस्तों ये कोशिकाएं करोड़ों संख्याओं में होती है और फिर ये एक किसी अंग को मिलकर बनाती। और अब ये अंग एक बॉडी का निर्माण करता है, यानी कि एक शरीर का निर्माण करता है, और इसी शरीर को हम सजीव का नाम दे रहे हैं बार बार। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर वृद्धि होती है। ठीक है, तो जो वृद्धि होती है, जैसे आप समझ सकते हो कि हमारे पास कोई छोटा सजीव पदार्थ है या मनुष्य का एक छोटा बच्चा है, तो वो पहले बड़ा होता है यानी कि किशोर बनता है, फिर उससे बड़ा होता है और प्रौढ़ होकर उसकी मृत्यु निश्चित। ठीक है, तो यानी कि उसमें एक समय अंतराल के साथ वृद्धि होती रहती है। तो ये भी सजीवों का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। ठीक है, तो वृद्धि में आप ऐसा लिख सकते हो कि जो वृद्धि होती है वो सजीवों का एक निश्चित गुण होता है जो सभी सजीवों में पाया जाता है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो सजीव का शरीर होता है वो लाखों करोड़ों संख्याओं में कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और ये करोड़ों की संख्याओं में कोशिकाएं मिलकर एक शरीर का निर्माण करती है, यानी कि एक बॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसके अंदर वृद्धि होना स्वाभाविक होता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ पदार्थ निर्जीव हैं लेकिन फिर भी उसमें वृद्धि होती है, जैसे पत्थर। तो चलो पत्थर की बात करेंगे। देखो पत्थर, तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जो पत्थर होता है वो पानी में पड़ा पड़ा मोटा हो जाता है ना। तो जब पत्थर पानी में पड़ा हुआ मोटा हो जाता है, उसका क्या कारण हो सकता है। जब आप पत्थर को फोड़िएगा तो पत्थर को फोड़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसके अंदर पानी हो, तो इसके अंदर पानी होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन पत्थर का जो साइज है वो बढ़ता रहता है। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि पत्थर मेरे हिसाब से एक ऐसी कैटेगरी में चला जाएगा जो सजीव का लक्षण भी रखता है, इनकी वृद्धि जो है वो निर्जीव होते हुए भी पत्थर के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वृद्धि जो है आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे उपापचयी क्रियाओं के बारे में। उपापचयी क्रियाओं के बारे में, और जो भी मैं आपको यहाँ पर हेडिंग बता रहा हूं, आपको मैं यहाँ केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप इसको अपने हिसाब से भी कम या ज्यादा बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इसको हम कहते हैं उपापचयी क्रियाएं। दोस्तों उपापचयी क्रियाएं क्या होती है, जैसे श्वसन, है ना, सांस लेना, और शरीर के अंदर जितनी भी अदर क्रियाएं होती है, भोजन का पचना, पाचन, तो ये सारी की सारी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के अंदर आता है। दोस्तों आप ऐसा समझ सकते हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीजन और अपचयन, इस तरह की जो क्रियाएं होती है सारी की सारी आपकी उपापचय में आ जाएंगी। तो बेसिकली आप समझ सकते हो जो हमारा सजीव मटेरियल होता है, यानी कि जो लिविंग मटेरियल है, सजीव है, सांस लेने वाले हैं, तो दोस्तों इनके अंदर मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती। ठीक है,
तो मैं आपको बता चुका श्वसन। तो दोस्तों श्वसन जो है रेस्पिरेशन, इसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो श्वसन सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण है और ये मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाएगा। उसके बाद पोषण, पाचन, उत्सर्जन की भी बात कर लेंगे, है ना, उत्सर्जन और परिसंचरण, परिसंचरण, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे। श्वसन, सबसे पहले बात करेंगे श्वसन क्या होता है। जीव जंतुओं का सांस लेना, है ना। यदि अगर आपके पास पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस को निकालते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम किसकी बात करें, एनिमल्स की बात करें, यानी कि जीव की बात करें, तो जीव के अंदर उल्टा होता है ना। जीव क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के अंदर से निकालते हैं और ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। तो बेसिकली कुछ प्लांट, कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो इसका उल्टा करते हैं, यानी कि एनिमल्स की तरह करते हैं। अगर आपको किसी ऐसे पौधे के बारे में पता हो कि जो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं। क्या आप जानते हो कि ऐसे पौधे भी हैं जो जिनका नेचर श्वसन के प्रति मनुष्य की तरह होता है, यानी कि एनिमल्स की तरह होता है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आपको बताना है पीपल के अलावा, यानी कि जो पीपल का पेड़ है उसके अलावा ऐसे कौन कौन से हैं। और अब आप समझ ही गए होंगे कि पीपल की जो हिंदू धर्म में पूजा पाठ भी होती है, तो ये किसी खास रीजन से नहीं होती है, बल्कि इसीलिए होती है वैज्ञानिक के हिसाब से भी, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये चौबीसों घंटे हमें ऑक्सीजन देता है ना। चौबीसों घंटे ये ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो श्वसन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसकी ज्यादा डिटेल हम अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे सजीव के लक्षण चल रहे हैं, तो आप इसमें इतना लिख सकते हो कि जीव जंतु द्वारा गैसों को ग्रहण करना या गैसों को शरीर से निकालना श्वसन कहलाता है। अब जीवधारी का मतलब है एक तरह से सजीव, यानी कि मैं यहाँ बात करूंगा पेड़ पौधों की और जीव जंतुओं की, यानी कि दोनों की, ठीक है। तो गैसों का एक तरीके से ग्रहण करना और इन्हीं गैसों को निकालना। दोस्तों जब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे श्वसन का, तो हम वहां पर यह भी जानेंगे कि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्यों में ऑक्सीजन के अलावा और कौन कौन सी गैस बॉडी के अंदर पहुंचती है और कौन कौन सी गैस बॉडी के अंदर से बाहर निकलती है और किस किस गैस को वहां पर यूज किया जाता है और क्या सब इसके फंक्शन है, तो सभी का चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिख सकते हो। रेस्पिरेशन कंप्लीट, तो समझ में आ गया होगा सर की। इसके बाद समझेंगे न्यूट्रिशन, पोषण। तो दोस्तों जो पोषण होता है किसी भी जीव जंतु का भोजन ग्रहण करना, ठीक है, क्या कहलाता है, जीव का पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन क्या है कि किसी भी जीवधारी का जिंदा रहने के लिए उसको भोजन की जरूरत पड़ती है और इस भोजन को वो अपने मुंह के द्वारा या किसी और अन्य माध्यम द्वारा ग्रहण करता है। अभी अन्य माध्यम का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए आपके पास अमीबा है। अब भाई अमीबा का तो मुंह होता नहीं है ना। तो अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है, डायरेक्टली सरफेस के द्वारा, यानी कि जो इसका बाहरी पृष्ठ होता है, बाहरी आवरण होता है, ये इसी के द्वारा फूड को ग्रहण कर लेता है। मान लीजिए फूड है तो इसके ऐसे ये जो है फूड अंदर चला जाता है इसके जीव द्रव्य के अंदर, इसमें ये तरीका है। और दोस्तों आपकी जानकारी एक बता दूं, जो अमीबा है वो क्या है, वो आपका एक तो होता है पादपसम और एक होता है जंतुसम। तो ये जंतुसम है, जंतुसम यानी कि जंतु की तरह भोजन ग्रहण करना जंतुसम कहलाता है, ठीक है। वहीं अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों में पोषण की जो क्रिया होती है दोस्तों वो थोड़ा अलग टाइप की होती है, क्योंकि ये चल तो नहीं सकते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कोई पेड़ पौधा किसी चीज को हाथ में लेकर खाता है, मुंह से खाता है, या डायरेक्टली गिलास में पानी लिया और पी गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इनके अंदर पोषण की अलग प्रक्रियाएं होती है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ज्यादा तो मैं एक्सप्लेन इसका आगे के चैप्टर में करेगी, लेकिन फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जो पेड़ पौधों का पोषण होता है दरअसल वो खनिज पदार्थों के रूप में, यानी कि मिट्टी के माध्यम से
पेड़ पौधा अपना पोषण को लेता है, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये एक ही जगह पर रहकर इसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और इस ग्लूकोज के निर्माण के लिए दोस्तों पेड़ पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और बेसिकली आपको जानकारी होगी कि ये जो रिएक्शन होती है, यानी कि जो अभिक्रिया होती है, ये पेड़ पौधों की कोशिकाओं में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। यानी कि लवक वगैरह का नाम अगर आपने सुना होगा तो ये इस तरह के होते हैं, जिसको हम प्लास्टिड भी कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। हालांकि कोशिकाओं के बारे में आपने कक्षा 11 में पढ़ा था, लेकिन आगे भी हम इन चैप्टर में अध्ययन करेंगे कोशिकाओं का, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है और सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर बन जाता है ग्लूकोज C6H12O6 और यहाँ पर दोस्तों क्या निकलता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। और इस ऑक्सीजन को हम प्राप्त कर लेते हैं, हम मतलब एनिमल्स प्राप्त कर लेते हैं। और ये रिएक्शन केवल पेड़ पौधों के अंदर होती है। तो फाइनली जो पेड़ पौधों के अंदर पोषण क्रिया होती है, उसमें इस तरह से जो है पेड़ पौधा अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है। चलिए इसके बाद बात करेंगे पाचन। तो दोस्तों सजीवों का ये भी एक डाइजेशन यानी कि पाचन, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है कि पाचन डाइजेशन क्या है, ठीक है। श्वसन के बाद, पोषण के बाद दोस्तों आता है पाचन, ठीक है। डाइजेशन यानी कि जो भी पदार्थ एनिमल द्वारा ग्रहण किया जाता है उसका पाचन होना भी जरूरी है। और दोस्तों पाचन के लिए अंतः ग्रहण यानी कि पोषण में जो भी अच्छे खाद्य पदार्थ थे, जो ऊर्जा देने वाले पदार्थ होते हैं, तो वो सारे के सारे क्या करते हैं, पचा लिए जाते हैं। और उसको पचाने के बाद ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। और दोस्तों वही ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में यानी कि खून में घुलती है और फिर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो बेसिकली इसके बदले में हमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिलती है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, इसका टॉपिक अलग से भी है, वहीं पर हम चर्चा करेंगे। तो खैर सजीवों का एक अपने आप में लक्षण, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो हमने श्वसन, पोषण और पाचन के बारे में समझ लिया, पाचन समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे उत्सर्जन की, एक्सक्रिएशन, ठीक है। उत्सर्जन दोस्तों नाम से पता चल रहा है, सर्जन, सर्जन का मतलब बाहर निकालना, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर श्वसन के बाद, पोषण, पाचन के बाद अपशिष्ट गंदे मटेरियल बनते हैं, ठीक है। जो गंदे पदार्थ बनते हैं, ठीक है, उनको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। और अगर इनको शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता है तो शरीर के अंदर कोई ना कोई रोग हो सकता है, और जिसको हम उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि शरीर के अंदर अपशिष्ट गंदे पदार्थों को बाहर निकालना ही सजीव का क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो मेरे साथ साथ तो आप ऐसा लिख सकते हो कि किसी भी जीवधारी में पोषण और श्वसन के बाद, किसी भी जीवधारी में पोषण और श्वसन के बाद जो भी बॉडी के अंदर यानी कि शरीर के अंदर अपशिष्ट गंदे पदार्थ बनते हैं, उन पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया एक्सक्रिएशन कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया भैया आपको। उत्सर्जन मीन्स गंदे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के अंदर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। और अपने आप में ये सजीव का क्या है, कैरेक्टर्स है, लक्षण है, ठीक है। और ये सारे के सारे क्रियाएं हम किसमें पढ़ रहे हैं, मेटाबॉलिज्म में, उपापचय क्रियाओं में पढ़ रहे हैं। तो समझ में आ गया आपके उत्सर्जन, ठीक है। वैसे जो हमारे प्लांट है, प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत है, प्लांट किंगडम, और एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत। हालांकि जो हमारे स्टार्टिंग के एनिमल्स हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कभी प्रोटोजोआन्स या कोरिफेरेंस, सिरेंट्रेटा, इनके बारे में आपने कभी पढ़ा होगा। तो इनमें क्या होता है, इनमें अलग अलग विधियों से, अलग अलग तरीकों से दोस्तों उत्सर्जन क्रिया होती है। हालांकि सभी जगत का, सभी फाइलम्स के अंदर यानी कि जो एनिमल्स ग्रुप होते हैं, एनिमल्स के समूह होते हैं, जीवों के समूह होते हैं या फिर प्लांट्स के समूह होते हैं, तो सभी में अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, लेकिन फिर भी हम इनका डिटेल बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसमें इतना लिख सकते हो कि किसी भी जीवधारी में पोषण
या श्वसन के बाद कुछ अपशिष्ट गंदे पदार्थ बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना सृजन कहलाता है। ठीक है, इतना फिलहाल आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इसमें यानी कि चलो मैं मनुष्य के बारे में बताता हूँ आपको, आपको भी जानकारी होगी। तो मनुष्य अपने अपशिष्ट मल के रूप में किसको निकालता है बाहर? यूरिन में होता है यूरिया, है ना, यानी कि जो पेशाब में होता है मटेरियल वो यूरिया होता है। हालांकि कुछ एनिमल्स का यूरिया, और यूरिया का अगर मैं केमिकल फॉर्मूला की बात करूं तो दोस्तों होता है NH2CO NH2। ठीक है, तो NH2CO NH2 इसका डिटेल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो यूरिया हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं अपशिष्ट गंदे पदार्थ के रूप में, मूत्र के रूप में इसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपके साथ ही साथ बताऊं कि हमारी बॉडी के अंदर मेन यूरिया नहीं बनता है बल्कि अमोनिया बनता है। ठीक है, अब आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, अमोनिया बनता है और बॉडी के अंदर से बाहर निकलता है कौन? यूरिया बाहर निकलता है। इसका क्या रीजन है? चलिए समझते हैं इसको भी। दरअसल जब हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं द्वारा भोजन ग्रहण कर लिया जाता है तो उसके बाद दोस्तों अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया ही बनती है। ठीक है, राइट, अमोनिया गैस बनती है। हालांकि अमोनिया द्रव के रूप में होती है। ठीक है, तो अमोनिया जो बनती है वो यूरिया के रूप में बाद में बदलती है। कहां पर? लिवर के अंदर। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में कि जो यूरिया है वो कहां पर बनेगा? तो भैया वो बनेगा लिवर में। कहां बनेगा? लिवर। लिवर मतलब यकृत, और यकृत जो होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। इसका अलग से भी पार्ट मैंने बनाया हुआ है, तो आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, लिवर के बारे में फुल डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करेंगे केवल, तो जो यूरिया है वो कहां पर बनता है? यकृत के अंदर, लिवर के अंदर बनता है। किससे बनता है? अमोनिया से बनता है। तो अमोनिया यूरिया में बदलती है कहां पर? लिवर में, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो लिवर होता है उसमें ऐसा क्या है, क्या चलता है उसके अंदर, अमोनिया लिवर में बदलती है, तो दोस्तों मैं वो भी आपको बता दूं। आर्निथीन साइकिल, आर्निथीन साइकिल, आर्निथीन आर्निथीन साइकिल, आर्निथीन चक्र। तो काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि यकृत के अंदर इनमें से कौन सा चक्र ऐसा है जिसमें अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो ध्यान रखिएगा, आर्निथीन चक्र के द्वारा, ठीक है, अमोनिया जो है वो यूरिया में बदली जाती है। कहां पर? लिवर में। ठीक है, हालांकि इसका डिटेल भी हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में और सजीवों के लक्षण के बारे में, तो फिलहाल हमें ज्यादा डिटेल यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, इतने से काम चल जाए। इसके बाद बात करेंगे परिसंचरण, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है वो भी समझ लीजिए। तो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण, अब हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज वगैरह होता है, जो श्वसन यानी कि जो गैस होती है, इस सारी गैस से दोस्तों किसके माध्यम से जाती है? आपको बेसिकली पता होगा, ब्लड के माध्यम से जाती है, जिसको आप रक्त कहते हो या रुधिर कहते हो, या अगर मैं उर्दू भाषा की बात करूं तो उसको कहते हैं क्या? लहू, है ना, लहू कहते हैं उर्दू भाषा में। आपने कभी शायरियों में पढ़ा होगा लहू, है ना, कुछ कुछ गाना में भी आ जाता है ना कि मेरे शरीर से बनकर क्या निकल रहा? लहू, यानी कि पसीना जो है वो किसके रूप में निकल रहा? लहू के रूप में। ये केवल क्या है? एक कहावत है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ब्लड क्या है? एक तरीके से परिसंचरण। ठीक है, मनुष्य की मैं बात करूंगा और एनिमल्स के अंदर, लगभग सभी एनिमल्स के अंदर जो परिसंचरण का माध्यम होता है वो कौन करता है? रक्त के द्वारा होता है, खून के द्वारा होता है। तो बेसिकली खून का अलग से कोई काम नहीं होता, ये केवल पदार्थों का परिवहन करने में ही अपना विशेष योगदान देता है। ठीक है, तो समझ में आया परिवहन, ये परिसंचरण परिवहन एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वहां पर ये लिख देना। ठीक है, तो इसका जो मेन फंक्शन होता है, यानी कि जो मेन इसकी क्वालिटीज होती है दोस्तों, उसको कौन देखता है? उसको देखता है हार्ट। ठीक है, जिसको हम हृदय कहते हैं, हार्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोग बात कहते हैं ना कि मेरे दिल ने सोचा, मेरे दिल ने वो सोचा,
तो ध्यान रखिएगा, दिल का कोई काम सोचने वोचने का नहीं होता है, ठीक है। दिल केवल क्या करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र को ही चलाने का काम करता है, अदरवाइज ऐसा नहीं करता है। जैसा आपने गानों में सुना होगा, ठीक है, कि मेरे दिल की धड़कन है, ये वो है, ये सब क्या है भैया, ये बकवास, ठीक है। तो हार्ट का जो काम होता है बेसिकली पेशियों का बना हुआ होता है। इसका अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। हार्ट के बारे में आपको फुल डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको इतना लिख देना है इसमें, मेटाबॉलिज्म में पाचन क्रियाओं, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे निश्चित आकार, ठीक है। तो समझ में आ गया आपके। चलिए इसके बाद बात करेंगे निश्चित आकार। आकार हेडिंग बना सकते हो आप, आकार, आकार आकृति भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका साइज वगैरह क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, सजीवों के लक्षण में आकार भी अपने आप में एक मायने रखता है ना। जैसे कि आप देख सकते हो, आपका भी एक पूरा क्या है, आकार फिक्स है, एक बॉडी है ना। तो ये क्या है, एक निश्चित आकार है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई अंगूठा इतना बड़ा अंगूठा हो जाएगा, है ना, या फिर गर्दन बहुत मोटी गर्दन हो जाएगी। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि एक आंख इतनी बड़ी और एक आंख कितनी बड़ी, ये तो कार्टून में ही देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे सजीव होते हैं, तो उनकी जितनी भी जातियां होती हैं, उनमें जो उनका आकार होता है, उनका साइज वगैरह होता है, तो वो एक तरीके से उनके शरीर का जो ढांचा होता है वो फिक्स होता है ना। उसमें कोई किसी तरह की अनियमितता नहीं होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि सजीवों का अपने आप में ये बहुत ही अच्छा लक्षण है। तो आप इसमें कह सकते हो कि सजीवों का आकार निश्चित होता है। समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें अनुकूलन क्षमता, ठीक है, अनुकूलन क्षमता की, अनुकूलन क्षमता, अनुकूलन क्षमता, तो बड़ा अच्छा हेडिंग है अनुकूलन क्षमता। अनुकूलन नाम से कितना अच्छा लग रहा होगा, अनुकूलन, ठीक है। जैसे बेसिकली अगर गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप अपने शरीर को अनुकूलित रखने के लिए ठंडे कपड़े पहनते हो, है ना, या फिर सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनते हो। तो दोस्तों बॉडी को अनुकूल बनाए रखने की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए मेरे पास एक स्केच है, एक पेन है, तो इस पेन की हालत गर्मियों में भी ऐसी है और इसकी हालत सर्दियों में भी ऐसी ही रहेगी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं इसको सर्दी में, ठीक है, इसके लिए जर्सी वगैरह का इंतजाम कर दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसको कहते हैं अनुकूलन क्षमता, यानी कि बाहरी वातावरण से इन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर बाहर गर्मी है तो इनके शरीर पर प्रभाव पड़ता है, किनके शरीर पर, सजीवों के लक्षण में, यानी कि जिनके अंदर सांस होता है, जिनके अंदर वृद्धि होती है, इनका आकार निश्चित होता है। और उपापचय क्रियाओं का भंडारा यहाँ पर देख सकते हो आप, श्वसन, पोषण, पाचन, उत्सर्जन, परिसंचरण, ये सारी सारी जो रिएक्शन है, ये सारी किसमें होती है, जिन सजीवों में ये सारे लक्षण होते हैं, तो उन पर बाहरी वातावरण का प्रभाव पड़ता है, तो जिसको हम अनुकूलन क्षमता कह सकते हैं। तो अनुकूलन क्षमता के साथ साथ एक वर्ड और है जिसको हम समस्थितिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्थितिकता, यानी कि होम्योस्टेटिस। सामने मान लीजिए अचानक सांप आ जाए, ठीक है, या फिर आपको अचानक से ऐसा लग रहा हो कि मेरे सिर पे टूट के एकदम पंखा गिरने वाला है, या फिर आप किसी मोड़ पे बाइक लेके मुड़े और अचानक से देखा भाई ये तो ट्रक आ गया सामने। तो उस टाइम का अगर आपने कभी अनुभव किया हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि उस दौरान शरीर की जो हालत होती है वो कैसी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये भी हमारी अनुकूलन क्षमता पर निर्भर करती है, ठीक है। तो शरीर के सामने अचानक से सांप आ जाना, तो शरीर में जो दहशत होती है उस दौरान, ये अपने आप में किसका लक्षण है, सजीवों का लक्षण। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर घूम रही होगी कि जी ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा पॉसिबल है क्या, पेड़ पौधों के अंदर भी ऐसा होता है, राइट। तो देखते हैं पेड़ पौधों के अंदर होता है। छुई मुई का नाम सुना होगा आपने, छुई मुई। अब ये छुई मुई, छुई मुई, तो बेसिकली जो छुई मुई का पौधा होता है, तो छुई मुई के पौधे के अंदर अनुकूलन क्षमता
पाई गई है ना। तो जैसे आप नीम के पौधे को हाथ लगाते हो तो आपने देखा होगा वो मुरझा जाता है, यानी कि कोई ना कोई रिएक्शन हमें देता है ना। तो ये आ जाएगा अनुकूलन क्षमता। ठीक है। अच्छा, अब ये ना सोच लियो कि जो नीम का, आम का पेड़ या किसी और अन्य तरह का जो पेड़ पौधा है, क्या वो भी वातावरण पर इस तरह का अनुकूल बर्ताव दिखाता है? बिल्कुल दिखाता है। आपने देखा होगा, पतझड़ का नाम सुना होगा आपने, पतझड़, जिसको हम पतझड़ कहते हैं। तो बेसिकली वो सर्दियों में जो है, या अपने हिसाब से जो भी इस पौधे का नेचर है वो उसके हिसाब से तो वो शरीर से अलग कर लेता है, झाड़ लेता है, और एक निश्चित समय में वो फिर से नए पत्तों का निर्माण करता है दोस्तों। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि भैया पेड़ पौधों में अनुकूलन क्षमता का गुण पाया जाता है। हार्मोन का, हार्मोन्स और हार्मोन्स का क्या फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर होता है? क्या पेड़ पौधों के अंदर भी हार्मोन्स इसी तरह का कोई काम करते हैं? चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है। यहाँ पर मैं ज़्यादा वर्णन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हार्मोन्स के संबंध में मैंने एक वीडियो अलग से भी बनाया हुआ है। ठीक है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में वो वीडियो कहीं होगा तो आप ज़रूर ढूँढ सकते हो, और बड़ा अच्छा वीडियो है, आप उसको ज़रूर एक बार देखिए। तो फिलहाल करेंगे बात हार्मोन्स की। दरअसल हमारे शरीर के अंदर जैसे एंजाइम वगैरह होते हैं ना, तो एंजाइम वगैरह होते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर कुछ हार्मोन्स शरीर उनको अपने आप निकालता है बॉडी के अंदर। और दोस्तों बाहर जो भी बाहर से हम जो भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जैसे बेसिकली आप समझ सकते हो इंसुलिन वगैरह जो शर्करा को पचाता है, शर्करा को, मिट्ठे को पचाता है, इंसुलिन हार्मोन। तो ऐसे ही दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। ये हार्मोन्स अलग अलग फंक्शन, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स है जो एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो बेसिकली मैंने जो आपको हार्मोन्स बताए हैं ये एक एनिमल्स को लेकर बताए। ठीक है। ऐसे ही दोस्तों पेड़ पौधों के अंदर भी होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, एथाइलिन हार्मोन की अगर मैं बात करूं, तो पेड़ पौधों में जो फल होता है, फल का जो क्या होता है, पकता है फल, तो फल किस हार्मोन्स की वजह से फलता है? एथाइलिन हार्मोन्स की वजह से, जिसको आप सामान्य भाषा में कार्बेट कहते हो ना। कार्बेट लाया, आम पका लिया, है ना। तो ये क्या है? एथाइलिन एक गैस होती है ना। ये खराब हो जाता है मिक्सर, अगर गलती से आप ले आइएगा तो अगर आप उसको कहीं बंद करके नहीं रखोगे तो वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है? खत्म हो जाता है, मतलब कोई ना कोई अपनी गैस बना लेता है, लेकिन फल को पचा देता है। तो नेचुरल तरीके से ये पौधों के अंदर मौजूद होता है, और फलों को पकाने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है। यानी कि फल इसकी उपस्थिति में दोस्तों पकाए जाते हैं। वही जिब्रेलिन्स हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन, दुनिया भर के हार्मोन्स भी पेड़ पौधों में रिलेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सजीवों के जो कैरेक्टर्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो वही, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर साझा कीजिएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।